नमस्कार दोस्तों, आज का यह जो वीडियो लेक्चर ग्रुप में जा रहा है वह लेक्चर नंबर 19। पिछले जो वीडियो में आप लोग को मैंने बता रखा था 18 लेक्चर था वो, जिसमें इफ़ेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक पर बेस्ड अलग अलग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को मैंने बताया था। वैसे इफ़ेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको कैपेसिटर पर आधारित देता रहेगा, लेकिन उसमें से जो फेमस क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है, वो मैंने 18 नंबर में आपको मैंने बता दिया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो 18 नंबर जरूर देखेंगे, अगर आप लोग को अगर बढ़िया कॉन्सेप्ट यदि चाहिए कैपेसिटर में तब। बाकी उस पर 2-3 और भी हम लोग इस पर आज वीडियो में दिखा रहे हैं, और उसके बाद कुछ टर्म को और भी रिलेट करेंगे। जैसे इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक में एक बेसिक चीज़ें क्या पूछता है, ध्यान दीजिएगा। कहेगा कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C है और इसको V वोल्ट वाले सेल से जोड़ दिया गया, और जोड़ने के बाद इसको कंप्लीटली चार्ज कर दिया गया। कंप्लीटली चार्ज होने का मतलब ही होता है कि इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V, और इस पर प्लस Q चार्ज आ जाएगा और इस पर माइनस Q चार्ज आ जाएगा। क्वेश्चन समझिएगा। कहेगा कि एक C कैपेसिटी वाले कैपेसिटर को V वोल्टेज वाले सेल से कंप्लीटली चार्ज कर दिया गया, और चार्ज करने के बाद इस सेल को हटा दिया गया। अब आप ये समझ लीजिए कुल मिलाकर कि एक कंप्लीटली चार्ज्ड एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C है और जिस पर प्लस Q और माइनस Q है और जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब इस स्थिति में आपको कहेगा कि इसके अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कराया गया, कंप्लीटली इसको फिल कर दिया गया। तो बताइए कि इसके चार्ज में क्या फर्क आएगा, इसके पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क आएगा, इसके कैपेसिटेंस में क्या फर्क आएगा, इसके अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क आएगा, इसके अंदर टोटल स्टोर्ड एनर्जी में क्या फर्क आएगा, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्वेश्चन क्या है आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। एक कैपेसिटर को V वोल्ट से चार्ज कर दिया गया और चार्ज करके उस सेल को हटा दिया गया। अब उसके बाद इस कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को डाला गया है, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दे देगा εr, और आपसे पूछेगा चार्ज में क्या फर्क आएगा, पूछेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क आएगा, पूछेगा कि कैपेसिटी में क्या फर्क आएगा, पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क आएगा। तो ये सारे फर्क हमको यहां देखना है, और इस बात का ध्यान रखना कि सेल हटा दिया गया है। सेल जब हटा दिया गया और यह कंप्लीटली पहले से चार्ज था, तो यह चार्ज को कहीं भी बाहर निकलने का साधन नहीं मिला। तो इसका मतलब कि चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और आप कह सकते हैं रिमेन्स कांस्टेंट। यह बिल्कुल फिक्स रहेगा क्योंकि चार्ज निकलने का मौका नहीं दिए। अब बाकी बात कैपेसिटेंस की बात करते हैं। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ε0A/d, लेकिन जब आप अगर डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करा दोगे तो यह εr टाइम्स बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसकी कैपेसिटी में क्या फर्क आया, तो εr गुने पहले वाला कैपेसिटी। एक तरीके से कह सकते हो कि यह इंक्रीज कर गया। कितना टाइम्स, तो εr टाइम्स। इसी शर्त पर अब हम देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क आया। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बनेगा यहां पर Q/C। तो Q तो आपका वही रह गया, और C जो है εr टाइम्स बढ़ गया।
तो यह भी जो है एप्सिलॉन आर टाइम्स घट जाएगा। यानी कि इसका जो फाइनल आपका जो आंसर आएगा भी बटा एप्सिलॉन आर। और एक तरीके से ये कह सकते हो कि ये क्या कर गया, तो डिक्रीज कर गया, मतलब घट गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क आएगा? आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है, E बराबर होता है माइनस dV बाई dr। अब यह dV बाई dr में माइनस इस बात को बताता है कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा तो पोटेंशियल घटता जाएगा। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की चर्चा कर रहे हैं। तो dV का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और dr का मतलब उसके बीच की दूरी। तो दूरी तो आपका वही है, लेकिन भी आपका एप्सिलॉन आर टाइम्स घट गया है। तो इसका मतलब कि यह इंटेंसिटी भी एप्सिलॉन आर टाइम्स घट जाएगा। और यह फाइनली तौर पर इसको भी आप कह सकते हो कि डिक्रीज कर गया। अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा करें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जरा गौर करो। फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकता है हाफ क्यू भी। अब क्यू तो आपका वही है, रिमेन्स कांस्टेंट, और भी जो है एप्सिलॉन आर टाइम्स घट गया है। तो यह अगर घट गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी घट जाएगा। यानी कि इसका भी आंसर आएगा U बटा एप्सिलॉन आर। यानी कि इसको भी कह सकते हो कि यह क्या कर गया, तो डिक्रीज कर गया। तो यह सारी चीजें तब होती है जब चार्ज को कांस्टेंट रखा जाता है और इसमें कोई डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया जाता है। यह सिचुएशन फर्स्ट है, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ने जा रहे हैं सिचुएशन सेकंड की ओर। अब इसी तरीके के क्वेश्चन में कहेगा कि सेल जो है लगा हुआ है और कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज्ड है और सेल को लगाए हुए ही, सेल को हटाना नहीं है, सेल जो V वोल्ट का था और यह जो चार्ज था कंप्लीटली प्लस Q और यह कंप्लीटली माइनस Q, इसमें एक स्लैब को डाल दिया गया जिसकी कैपेसिटी C है। तो ध्यान देना कि अब इसमें चार्ज कांस्टेंट नहीं रहा, क्या कांस्टेंट रहा, तो V। यानी कि यहां पर ध्यान रखिएगा V में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब बाकी बात आती है कैपेसिटेंस का। तो कैपेसिटेंस के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, कुल मिलाकर C की चर्चा कर रहे हैं। तो अगर स्लैब जब डालते हो तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर A बटा D, तो यह एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाता है। तो इसका एक तरीके से कह सकते हो कि यह एप्सिलॉन आर गुना इंक्रीज कर गया। अब चर्चा करते हैं इसके चार्ज का, चार्ज में क्या फर्क पड़ेगा। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर CV में C देखिए यहां पर एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ गया है और V में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो C जब बढ़ेगा तो Q भी बढ़ जाएगा। यानी कि एप्सिलॉन आर गुना Q पहले से बढ़ जाएगा और इसको भी कह सकते हो कि यह इंक्रीज करेगा। अब बाकी बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में यदि चर्चा करोगे तो E आपको निकालना है। अब E के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, माइनस dV बाई dr, जिसको यदि हम लोग लिखें तो V बटा D लिख सकते हैं। और V आपका कोई फर्क नहीं आया है और D में भी, यानी कि प्लेट के जो डिस्टेंस है इसमें भी कोई फर्क नहीं आया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई फर्क नहीं आएगा। कुल मिलाकर कह सकते हो रिमेन्स कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा E बराबर हो गया V बाई D, V कांस्टेंट है, D भी कांस्टेंट है, तो E भी कांस्टेंट रहेगा। अब अगला क्वेश्चन हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क आएगा। पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो हाफ क्यू भी में V तो आपका वही रह गया और Q आपका क्या हुआ है, तो इंक्रीज कर गया है। तो U भी क्या करेगा,
तो इंक्रीज करेगा, एप्सिलॉन आर टाइम्स इंक्रीज करेगा। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन होते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप में कहो चाहे सब्जेक्टिव टाइप में। इस तरीके के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता है, इसलिए इसको बहुत बढ़िया से समझ लेना है और इसको आप अपनी कॉपी पर उतार भी लीजिए। कुल मिलाकर के 2-3 बातें और भी है जो अक्सर यह दिमाग में घूमता रहता है। इसमें से एक आता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर। एनर्जी तो आप पहले से बता चुके हैं। इस एनर्जी में कुल मिलाकर के पूरा बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। इसको यू से सूचित करते हैं, जिसका फॉर्मूला है हाफ सी बी स्क्वायर, हाफ क्यू भी या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। लेकिन हम लोग को अब पता करना है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी दरअसल होता है पोटेंशियल एनर्जी बाय वॉल्यूम। इकाई आयतन में कितनी एनर्जी स्टोर है, यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर है, यह हम लोग को निकालना है। चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए कि आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट एरिया ए है, इसके बीच का डिस्टेंस डी है और एक तरीके से इसको चार्ज कर दिया गया, जिस पर प्लस क्यू और इस पर जो चार्ज हुआ है माइनस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्टोर होगा वह इसी दोनों प्लेट के अंदर होगा। और हमें अब एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, इकाई आयतन में कितना एनर्जी स्टोर होगा। तो कुल मिलाकर के आप डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो और इसमें से आप इसका इस्तेमाल कर लो, इसका इस्तेमाल कर लो, इसका इस्तेमाल कर लो, जिसका चाहो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के पोटेंशियल एनर्जी के लिए अगर हम इसी को उठाते हैं तो हाफ सी भी स्क्वायर हो गया और नीचे वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर देखा जाए तो प्लेट एरिया इसका ए है और डिस्टेंस यदि डी है तो इसमें वॉल्यूम के स्थान पर एरिया गुने डिस्टेंस कह देंगे और यह कहलाएगा एनर्जी डेंसिटी। इसका प्रॉपर कोई सिंबल नहीं है बाबू, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब हम इसको और शेप दे सकते हैं। हाफ जो देख रहे हो हाफ रखो, सी के स्थान पर एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी होता है और बगल में आप देख रहे हैं ए गुने डी और ऊपर आपके पास आ गया भी स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के ए से ए यदि काटिएगा तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, जरा गौर करो। हाफ एप्सिलॉन नॉट भी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। अब इसमें रूप देखा जा सकता है और हाफ एप्सिलॉन नॉट इसको भी बाई डी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब भी बाई डी का मतलब समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है माइनस डी वी बाई डी आर और इसमें यह पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और यह इसके बीच का डिस्टेंस हो गया। यानी कि इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म देख ले तो हम v बाई डी के स्थान पर E लिख सकते हैं। यानी कि फाइनल आपके पास क्या रूप ले सकता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट और v बाई डी के जगह पर क्या लिख सकते हो, E स्क्वायर। यानी कि फाइनल एनर्जी डेंसिटी आपका डेरिवेशन तैयार हो गया। आप लोग को कहीं भी पूछ दिया जाए कि एनर्जी डेंसिटी कितना होगा तो इसका डायरेक्ट आंसर आप बोल सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। और यह आपका फाइनल फॉर्मूला तैयार हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग चर्चा एक और टर्म का करेंगे। अक्सर यह बात पूछी जाती है, फोर्स ऑन ईच प्लेट इन द कैपेसिटर। जो आपके पास पैरेलल प्लेट है, इस पर से एक पर प्लस क्यू आवेश और एक पर माइनस क्यू आवेश है और ऐसी सिचुएशंस में कहेगा कि यह तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स हो गया और अगर अट्रैक्शन का यदि फोर्स हुआ तो यह फोर्स लगा कितना रहा है।
कुल मिलाकर ध्यान दीजिएगा, प्लेट एरिया ए मान लेते हैं और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी मान लेते हैं। अब इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, तो इसको आप कैसे शेप दे सकते हैं, अलग अलग फॉर्म होता है। कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि ये इस पे फोर्स लगाएगा या ये इस पे फोर्स लगाएगा। अगर ये इस पे फोर्स लगाता है तो एक लेयर बन रहा है यहां पे, उसके कारण यहां पे इंटेंसिटी चेक करेंगे। एक प्लेट के कारण ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो यह दो प्लेट के कारण निकलेगा, और अगर हम सिर्फ एक प्लेट के कारण, दो प्लेट के कारण यानी कि दोनों के कारण यदि सोचोगे, E1 प्लस E2 के कारण सोचोगे, तो फॉर्मूला बनेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, और यह नेट इंटेंसिटी इनसाइड मिलता है। लेकिन हम लोग सिर्फ एक के कारण इंटेंसिटी निकालेंगे और दूसरे पर फोर्स चेक करेंगे। तो सिर्फ एक के कारण यदि इंटेंसिटी निकालोगे तो उसका फॉर्मूला बनेगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। और फाइनली तौर पे इस पे चार्ज कितना बैठा हुआ है, Q। तो टोटल फोर्स कितना एग्जर्ट होगा, फॉर्मूला आप पढ़े होंगे Q इंटू E। तो Q के जगह पर आप क्या लिख सकते हो, तो Q के जगह पर फिलहाल आप Q ही रखिए, और E के जगह पर क्या लिखा जाएगा, तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ऐसी सिचुएशंस में F बराबर यह फॉर्मूला बन रहा है। अब इस Q के शेप को बदल रहे हैं। सिग्मा, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज अपॉन एरिया। तो हम चार्ज बराबर क्या लिख सकते हैं, तो सिग्मा इंटू एरिया, और सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब जरा गौर करो कि यहां पर सिग्मा और सिग्मा यहां देख रहे हो, और यह एरिया जो देख रहे हो इसको नीचे लेके चले आते हैं, तो फॉर्मूला क्या शेप लेगा जरा देखो, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू हाफ सिग्मा स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा इस सिग्मा के साथ गुना हो जाएगा, यह एरिया लेके चले जाएंगे नीचे, और नीचे हाफ एप्सिलॉन नॉट, तो देख ही रहे हो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है। तो यह फोर्स इन यूनिट एरिया का यह फॉर्मूला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके शेप को और भी बदलते हैं हम लोग। जरा आप ये देखिए कि इसके अंदर नेट इंटेंसिटी कितना है। नेट इंटेंसिटी इनसाइड यदि निकालोगे यहां से, तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर आप लिख सकते हैं सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। और यहां से यदि हम शेप दे तो सिग्मा बराबर क्या लिखा जा सकता है, गौर करना। कुल मिलाकर के यहां सिग्मा बराबर अगर लिखोगे तो लिखोगे एप्सिलॉन नॉट गुने ई। ई ध्यान दीजिएगा, इनसाइड नेट इंटेंसिटी फील्ड हो गया। और यदि यहां रखोगे तो फोर्स अपॉन एरिया का फॉर्मूला अगर बैठाओगे तो हाफ तो अपने जगह पर, सिग्मा स्क्वायर यहां पर है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा, और ई इनसाइड का कुल मिलाकर स्क्वायर हो जाएगा, बाई नीचे क्या बचा एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स अपॉन एरिया का एक और फॉर्मूला मिल जाता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट एक कटेगा तो एप्सिलॉन नॉट, और बगल में क्या लिखा गया ई स्क्वायर। लेकिन ध्यान दीजिएगा ई यहां पे है क्या, नेट इंटेंसिटी इसके अंदर कितना होता है। और यही फॉर्मूला आप इसके जस्ट पहले भी एनर्जी डेंसिटी का निकाल चुके हैं, और एनर्जी डेंसिटी का भी फॉर्मूला यही देखे थे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो यह चीजें आप कंफ्यूज मत होइएगा, एनर्जी डेंसिटी का भी यही फॉर्मूला बन जाता है, और फोर्स अपॉन एरिया का भी यही फॉर्मूला बन जाता है। यहां तक का थ्योरेटिकल पार्ट हम आप लोगों को कैप्चर में दे चुके हैं। ऐसे यदि इसको हम लोग पार्ट वाइज बहुत लंबा करते चले जाएंगे तो बहुत इसके हाई लेवल तक चला जाता है। हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन पहले बनाएंगे, और इस क्वेश्चन का न्यूमेरिकल का डिस्कशन हम लोग लाइव करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आज जो है शाम को इस पर हम लोग लाइव डिस्कशन क्लास करें, और आप लोग को मैं नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर दे दूंगा। आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपसे ना बन रहा हो उसको टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर आप हमको भेजिए, और इसका सॉल्यूशन हम डिस्कशन क्लास में देने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चन और भी है जो आप जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो नहीं बनेगा, डिस्कशन के दौरान हम उसको समझा देंगे कि इस पर बेस्ड यदि ऐसा क्वेश्चन होगा तो इसको बनाया कैसे जाएगा।
उसके बाद हम लोग देखेंगे कि और भी इसका थ्योरेटिकल पार्ट बढ़ाया जाना है कि नहीं बढ़ाया जाना है। तब तक के लिए धन्यवाद।